तो फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मिंजुन के ऊपर रहने वाले अंकल उसके घर के बाहर पहुंच चुके थे, लेकिन हालत कुछ ऐसी थी कि उनके पूरे शरीर से खून निकल रहा था और उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। वहीं मिंजुन को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, इसीलिए जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, हमारे इस चैप्टर की कहानी वहीं से शुरू होती है। मिंजुन दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। सामने उसके वही अंकल खड़े होते हैं, लेकिन उनकी हालत बिल्कुल सामान्य नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे उन्हें होश ही नहीं है और उनके पेट से लगातार खून बह रहा होता है। ये देखकर मिंजुन घबराते हुए पूछता है, अजूशी, आप ठीक तो है? फिर वो तुरंत मदद के लिए 199 पर कॉल करने की बात करता है, लेकिन मिंजुन के इतना कहते ही उसके अंकल अचानक जोर से चीख पड़ते हैं और सीधे मिंजुन के ऊपर झपट जाते हैं। उनका इरादा उसे काटने का होता है। मिंजुन ये देखकर पूरी तरह घबरा जाता है और कहता है, अजूशी, आप अचानक ऐसा क्यों कर रहे हैं? रुकिए। लेकिन सामने वाला बिल्कुल नहीं रुकता। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए मिंजुन उसके पेट पर पूरी ताकत से लात मार देता है। लात लगते ही वो आदमी नीचे गिर जाता है और मिंजुन बिना एक सेकंड गवाए दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद करने के बाद मिंजुन कुछ देर वहीं उसके पीछे खड़ा रहता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं और डर के कारण पूरा शरीर कांप रहा होता है। वो हांफते हुए खुद से कहता है, आखिर वो था क्या और अजूशी का चेहरा अचानक इतना बदल कैसे गया? इसके बाद वो जल्दी से अपने फोन के पास जाता है और घबराकर कहता है, पुलिस, मुझे पुलिस को जल्दी कॉल करना होगा। मिंजुन तुरंत कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कनेक्ट ही नहीं होती। ये देखकर वो और परेशान हो जाता है और बोलता है, आखिर हो क्या रहा है? मेरा फोन काम क्यों नहीं कर रहा? तभी उसकी नज़र फोन पर आने वाले ढेर सारे इमरजेंसी अलर्ट्स पर पड़ती है। फोन में लगातार चेतावनियां दिखाई दे रही होती हैं। उसी समय उसके घर के बाहर वाली खिड़की से कुछ आवाजें आने लगती हैं। मिंजुन धीरे धीरे खिड़की को थोड़ा सा खोलता है और बाहर का नज़ारा देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाहर चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई होती है। कुछ लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। हर तरफ चीख पुकार सुनाई दे रही होती है। लोग चिल्ला रहे होते हैं, प्लीज कोई मेरी मदद करो। ये सब देखकर मिंजुन के दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तभी उसकी नज़र फिर से उसी आदमी पर पड़ती है जो कुछ देर पहले उसके घर के बाहर खड़ा था। मिंजुन उसे ध्यान से देखकर पहचान जाता है। वो मन ही मन कहता है, ये तो वही अजूशी हैं। इसके बाद वो तुरंत खिड़की बंद कर देता है, लेकिन अब उसके दिमाग में अपनी माँ को लेकर डर बैठ चुका होता है। मिंजुन सोचता है, मेरी मॉम, क्या वो ठीक होंगी? वो तुरंत अपनी माँ को फोन करता है। वो मन ही मन उम्मीद कर रहा होता है कि उसकी माँ फोन उठा लेंगी, क्योंकि आमतौर पर इस समय तक वो घर वापस आ जाती हैं। लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होती और फोन पर आउट ऑफ रीच दिखाई देता है। मिंजुन ये देखकर और ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है, क्या मॉम का फोन भी आउट ऑफ रीच आ रहा है? कुछ देर बाद मिंजुन अपने घर की सारी लाइट्स बंद कर देता है और कमरे के एक कोने में जाकर बैठ जाता है। वो चादर को अपने ऊपर लपेट लेता है। डर अभी भी उसके ऊपर इतना हावी होता है कि उसका शरीर कांप रहा होता है। वो अपने फोन को चेक करता रहता है और देखता है कि इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा। मिंजुन बड़बड़ाते हुए कहता है, इंटरनेट भी नहीं चल रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? इसके बाद वो टीवी ऑन करता है और न्यूज़ चैनल लगा देता है, लेकिन टीवी की आवाज़ सुनकर उसे डर लगता है कि कहीं बाहर मौजूद कोई इंसान आवाज़ सुन न ले। इसलिए वो खुद से कहता है, वॉल्यूम थोड़ा कम रखना बेहतर होगा, वरना बाहर किसी को पता चल सकता है कि मैं यहाँ हूँ। टीवी पर न्यूज़ एंकर हालात की जानकारी दे रहा होता है। उसके मुताबिक किसी अज्ञात वजह से आम नागरिक अचानक एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और बेहद बेरहमी से लोगों को मार रहे हैं। सरकार इस पूरे मामले को बड़े स्तर पर हो रहे आतंकवादी हमलों के तौर पर देख रही होती है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही होती है कि आखिर इन घटनाओं के पीछे कौन जिम्मेदार है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई पक्की जानकारी सामने नहीं आई होती। एंकर दोबारा गंभीर आवाज में बताता है कि मौजूदा हालात बेहद चिंताजनक हैं। फिर लोगों को सलाह दी जाती है कि अगर संभव हो तो वे अपने घरों के अंदर ही रहें, दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद रखें और बाहर मौजूद लोगों के संपर्क में आने से बचें। इसी बीच न्यूज़ एंकर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बताता है। रिपोर्ट सामने आती है कि अबान में भी लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे विजुअल्स में वही खौफनाक नज़ारा नजर आता है, जहां लोग एक दूसरे को बेरहमी से काट रहे होते हैं। मिंजुन स्क्रीन को गौर से देखता है और उन लोगों की हालत देखकर उसके चेहरे पर डर और बढ़ जाता है। इसके बाद एंकर बताता है कि ऐसी ही घटनाओं की खबरें सियोल जैसे बड़े शहरों से भी आ रही हैं। इतना ही नहीं, बुसान और इंचन के साथ साथ छोटे शहरों और कस्बों से भी इसी तरह की रिपोर्ट्स मिल रही हैं। हालात को संभालने के लिए पुलिस और मिलिट्री फोर्स को अलग अलग जगहों पर तैनात किया जा चुका होता है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति काबू में नहीं आ रही होती। ये सब देखकर
मिंजुन के मुंह से निकलता है, ये तो पागलपन है, ये सिर्फ कोई आतंकवादी हमला नहीं हो सकता। फिर वो खुद से कहता है, प्लीज ऐसा मत कहना कि ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आता है, क्या ये ज़ॉम्बीज़ है? मिंजुन खुद को समझाने की कोशिश करता है कि शायद वो सपना देख रहा है। वो सोचता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? सियोल से लेकर बुसान तक, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? कुछ देर सोचने के बाद मिंजुन अचानक खड़ा हो जाता है। वो समझता है कि इस तरह कमरे में छिपकर बैठना काफ़ी नहीं है। अगर ऊपर रहने वाले लोग भी उन संक्रमित लोगों के संपर्क में आ चुके हैं और बाहर निकल चुके हैं, तो अब सबसे ज़रूरी काम बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे को सुरक्षित करना है। मिंजुन सोचता है, अगर सीढ़ियों पर अभी कोई नहीं है तो मुझे सबसे पहले बिल्डिंग का फ्रंट डोर लॉक करना होगा। इसके बाद वो धीरे धीरे अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। दरवाजा खोलने से पहले वो उसके छोटे से होल से बाहर झांक कर देखता है कि कहीं बाहर कोई मौजूद तो नहीं। बाहर उसे कोई नजर नहीं आता। मिंजुन धीरे से कहता है, यहाँ तो कोई नहीं है। वो सावधानी से दरवाजा खोलता है और बाहर निकलकर जैसे ही सीढ़ियों की तरफ देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी सीढ़ियों पर खून ही खून फैला हुआ होता है। मिंजुन कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ता है और घबराते हुए कहता है, ये नहीं हो सकता, क्या ऊपर अभी भी कोई है? लेकिन वो ज्यादा ऊपर जाने की हिम्मत नहीं करता। वो वापस अपने फ्लैट के दरवाजे के पास आता है और बेहद सावधानी से उसे थोड़ा सा खोलकर बाहर की तरफ देखता है। और तभी उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बाहर एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ होता है। मिंजुन उसे देखते ही घबरा जाता है और तुरंत अपना दरवाजा बंद कर देता है, जिससे ज़ॉम्बी का ध्यान कुछ पल के लिए दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन तब तक मिंजुन दरवाजा बंद कर चुका होता है, इसलिए ज़ॉम्बी को उसके अंदर होने का पता नहीं चलता। वो वहां से दूसरी तरफ जाने लगता है। मिंजुन तुरंत दरवाजे को लॉक करता है और फिर जाकर राहत की सांस लेता है। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र ऊपर की तरफ जाती है और उसके मन में एक नई चिंता पैदा हो जाती है। वो सोचता है, अब मुझे ऊपर रहने वाले लोगों की चिंता हो रही है, पता नहीं वो लोग ठीक भी हैं या नहीं। पूरी बिल्डिंग में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कुछ ही देर पहले यहाँ जो कुछ हुआ उसके बाद सब कुछ अचानक शांत हो गया हो। मिंजुन वापस अपने कमरे की तरफ जाते हुए खुद को समझाता है, मुझे बस अपने घर के अंदर रहना चाहिए और सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। तब तक पुलिस या कोई और रेस्क्यू टीम जरूर आ जाएगी। इसके बाद वो अपने कमरे में बैठकर दोबारा न्यूज़ देखने लगता है। टीवी पर एंकर लगातार हालात की जानकारी देने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि चैनल आगे भी दर्शकों तक हर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पहुंचाता रहेगा और मौजूदा स्थिति पर लगातार अपडेट देता रहेगा। लेकिन एंकर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही टीवी अचानक बंद हो जाता है। मिंजुन स्क्रीन की तरफ देखकर हैरानी से कहता है, क्या अब ब्रॉडकास्ट भी बंद हो गया? घर के बाहर से अभी भी अजीब अजीब आवाज़ें आती रहती हैं। इन आवाज़ों के बीच मिंजुन सोने की कोशिश करता है, लेकिन डर और बेचैनी की वजह से उसकी आंखों में नींद ही नहीं होती। वो करवट बदलते हुए खुद से कहता है, मैं सो ही नहीं पा रहा, सब कुछ इतना अजीब लग रहा है। तभी उसके दिमाग में पिछली रात से पहले वाली जिंदगी की बातें घूमने लगती हैं। मिंजुन सोचता है, अभी कल तक तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोच रहा था। मुझे अपनी ये बेकार ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी, यहाँ तक कि मैं चाहता था कि ये पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाए। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके होते हैं। वो आगे सोचता है, और अब जब सच में दुनिया ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, मैं खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा हूँ। कुछ देर बाद वो खुद से कहता है, शायद असल में कुछ बदला ही नहीं है। पहले भी मेरी ज़िंदगी नरक जैसी थी और अब भी वही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान था और अब मुझे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। इन ख्यालों के बीच आखिरकार मिंजुन की आंख लग जाती है। अगली सुबह हो चुकी होती है, लेकिन बाहर का माहौल बिल्कुल भी सामान्य नहीं होता। मिंजुन के घर के सामने अभी भी भारी तबाही मची हुई होती है। जगह जगह ज़ॉम्बीज़ घूम रहे होते हैं और सड़क पर एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां पलटी पड़ी होती हैं। इसी बीच बिल्डिंग का मुख्य दरवाज़ा थोड़ा सा खुलता है। मिंजुन बेहद सावधानी से दरवाज़ा खोलकर बाहर का नज़ारा देखने की कोशिश करता है। सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ या तो लाशें पड़ी होती हैं या फिर ज़ॉम्बीज़ इधर उधर भाग रहे होते हैं। सड़क और आसपास की जगहों पर खून ही खून दिखाई दे रहा होता है। मिंजुन गहरी सांस लेते हुए मन ही मन सोचता है, ये हवा बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, इसमें खून की गंध है। फिर वो पूरे माहौल को देखकर अंदाज़ा लगाता है। इस माहौल को देखते हुए इतना तो साफ है कि अभी बाहर निकलना सीधा आत्महत्या करने जैसा होगा। इतना सोचते ही वो तुरंत बिल्डिंग का दरवाज़ा बंद कर देता है और अंदर से भी उसे अच्छी तरह लॉक कर देता है। कुछ पल तक वो दरवाजे को पकड़े हुए वहीं खड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे वापस अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में पहुंचने के बाद मिंजुन अपने खाने पीने के सामान को देखता है और हिसाब लगाना शुरू करता है। वो कहता है, चलो देखते हैं मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास 8 कप रेमन है और 6 कप नूडल्स।
अगर इंस्टेंट राइस और घर में रखा कच्चा चावल भी जोड़ दूं तो एक इंसान के लिए करीब 2 हफ्ते का खाना तो है ही। फिर वो अपने बाकी सामान को देखता है। कुछ साइड डिश भी हैं और पानी की 3 बोतलें भी। सबसे अच्छी बात यह है कि घर में अभी तक पानी आ रहा है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके मुझे अभी पानी जमा कर लेना चाहिए। वो गैस चेक करता है और देखता है कि गैस भी अभी चल रही होती है। मिंजुन हिसाब लगाते हुए कहता है, अगर इमरजेंसी फूड सप्लाई को ध्यान में रखूं तो शायद मैं करीब 1 महीने तक बिना घर से बाहर निकले यहाँ रह सकता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर कोई ना कोई मुझे बचाने ज़रूर आएगा। इसके बाद उसकी नज़र अपने फ़ोन पर जाती है। फ़ोन का नेटवर्क पूरी तरह गायब हो चुका होता है। मिंजुन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता और सोचता है, मुझे अभी भी भरोसा है कि मॉम कहीं ना कहीं सुरक्षित होंगी। लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से वो 911 या किसी और इमरजेंसी नंबर पर भी कॉल नहीं कर सकता था। अब वो अपनी बिल्डिंग के बारे में सोचने लगता है। अगर बिल्डिंग की बात करूं तो यहाँ कुल 5 घर हैं। मेरे ऊपर रहने वाले अजूशी तो पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। उनके ऊपर वाले फ्लोर पर एक बुजुर्ग कपल और एक अजूमा रहती थी। मिंजुन सोचता है, पता नहीं वो लोग अभी भी यहाँ हैं या नहीं। तभी उसे बिल्डिंग के सबसे ऊपर रहने वाले एक कॉलेज के लड़के की याद आती है। मिंजुन कहता है, हाँ वो कॉलेज वाला लड़का जो सबसे ऊपर छत वाले कमरे में रहता था, क्या पता वो अभी भी वहीं हो। उसे याद आता है कि वो लड़का आमतौर पर हर मंगलवार को अपनी गर्लफ्रेंड को अपने कमरे में लेकर आता था। मिंजुन सोचता है, कल मंगलवार था, हो सकता है कि वो अभी भी अपने रूफटॉप वाले कमरे में हो। यही सोचकर मिंजुन उसके बारे में पता लगाने के लिए ऊपर जाने का फैसला करता है। वो बिल्डिंग की सीढ़ियों पर आगे बढ़ता है और हर फ्लोर पर मौजूद कमरों को ध्यान से चेक करता है। वो एक एक दरवाजे के पास जाकर अपना कान लगाता है और अंदर से किसी तरह की आवाज़ सुनने की कोशिश करता है। लेकिन कई कमरों को चेक करने के बाद भी उसे कहीं से कोई आवाज़ या हलचल सुनाई नहीं देती। मिंजुन परेशान होकर सोचता है, अभी तक मुझे कोई संकेत नहीं मिला कि बाकी फ्लोर्स पर कोई जिंदा है। फिर वो खुद से कहता है, इसका मतलब अब मेरी आखिरी उम्मीद वही छत वाला लड़का है। प्लीज़ बस इतना बता दो कि वो भी अजूशी जैसा नहीं नना है। आखिरकार मिंजुन बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसकी नज़र छत के दरवाजे पर पड़ती है। दरवाज़ा खुला हुआ होता है। मिंजुन धीरे से उसे खोलता है और छत पर पहुंच जाता है। सामने उस लड़के के कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ होता है। मिंजुन कुछ पल रुककर सोचता है, क्या मुझे उसे आवाज़ देनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल वो खुद ही मना कर देता है। नहीं, अगर अंदर कोई हुआ और उसने मेरी आवाज़ सुन ली तो वो बाहर आ सकता है। इसलिए वो बिना आवाज़ किए धीरे धीरे कमरे के अंदर जाने लगता है। कमरे के अंदर एक और दरवाज़ा होता है जो असल में उसके रहने वाले हिस्से का मुख्य दरवाज़ा होता है। वो दरवाज़ा भी खुला हुआ होता है। मिंजुन उसे और खोलकर अंदर जाता है, लेकिन अंदर का पूरा कमरा खाली होता है। सामान इधर उधर बिखरा हुआ होता है, जैसे यहाँ कुछ बहुत भयानक हुआ हो। मिंजुन चारों तरफ देखकर कहता है, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन तभी उसकी नज़र कमरे के एक कोने पर पड़ती है। वहाँ फर्श पर बहुत सारा खून फैला हुआ होता है। मिंजुन की नज़र धीरे धीरे उस खून से आगे बढ़ती है और तभी उसे उस कोने में एक इंसान खड़ा दिखाई देता है। ये वही कॉलेज वाला लड़का होता है जिसे मिंजुन इतने समय से ढूंढ रहा था। लेकिन अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा था, वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। मिंजुन को भी अब साफ महसूस होने लगता है कि कमरे के अंदर कोई मौजूद है। डर की वजह से उसके पैर तक कांपने लगते हैं। वो धीरे धीरे पीछे हटते हुए सोचता है, मुझे चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर उसे पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मिंजुन बिना कोई आवाज़ किए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका हाथ पास रखे गमले से टकरा जाता है। गमला टेबल से नीचे गिरता है और जोरदार आवाज़ के साथ टूट जाता है। मिंजुन के मुंह से घबराकर निकलता है, शिट। अब उसके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। वो पूरी ताकत से बाहर की तरफ दौड़ता है, लेकिन भागते समय उसके दोनों पैर आपस में उलझ जाते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ता है। वो जैसे ही पीछे देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है। वही ज़ॉम्बी पूरी तेजी से उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा होता है। कुछ ही सेकंड में वो मिंजुन के बिल्कुल पास पहुंच जाता है और उसे काटने के लिए झपटता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है व्हाई आर यू हियर। ज़ॉम्बी मिंजुन को काटने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी वक्त पर मिंजुन नीचे झुक जाता है। ज़ॉम्बी अपना संतुलन खो देता है और सीधा टेरेस के किनारे तक पहुंच जाता है। मिंजुन को मौका मिलते ही वो उसके पैर को पकड़कर पूरी ताकत से ऊपर उठाता है और उसे टेरेस से नीचे गिरा देता है। ज़ॉम्बी बिल्डिंग के नीचे गिरने लगता है। कुछ पल तक मिंजुन बस उसे देखता रहता है। फिर अचानक उसे एहसास होता है कि उसने अभी अभी क्या कर दिया है। वो हैरानी से नीचे देखते हुए कहता है, वो गिर गया। इसके बाद वो जल्दी से टेरेस का दरवाज़ा खोलता है और सीढ़ियों से नीचे भागने लगता है। भागते भागते वो अपने अपार्टमेंट तक पहुंचता है और अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर देता है। उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही होती हैं, पूरा शरीर कांप रहा होता है। वो खुद से कहता है, वो छत वाले भैया शायद अब मर गए होंगे।
फिर उसे एहसास होता है कि अभी कुछ देर पहले उसने किसी इंसान को खुद अपने हाथों से नीचे गिरा दिया था। ये मैंने किया, मैंने अभी किसी को मार दिया। लेकिन तुरंत वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। नहीं नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं थी, उन्होंने पहले मुझ पर हमला किया था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद वो मुझे मार देते। शाम हो जाती है। मिंजुन के कमरे में पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ होता है। वो एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है। उस दिन की घटना उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही होती। वो सोचता है, उस दिन पूरे दिन मुझे बहुत बुरा महसूस होता रहा। मैं बार बार खुद को ही दोष देता रहा। फिर उसके मन में वही सवाल दोबारा आता है, क्या मैंने सच में ऊपर वाले भैया को मार दिया? कुछ देर बाद मिंजुन उठता है और अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग के बाहर आता है, उसकी नज़र एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है। वो ज़ॉम्बी भी मिंजुन की तरफ घूम जाता है। मिंजुन उसे ध्यान से देखता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि ये वही लड़का होता है जिसे उसने कल छत से नीचे गिराया था। उसकी गर्दन बुरी तरह मुड़ी हुई होती है। देखने से साफ लगता है कि उसकी गर्दन टूट चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो अभी भी जिंदा होता है। मिंजुन अविश्वास से उसे देखता हुआ सोचता है, छत वाले भैया, ये अभी भी जिंदा है। वो ज़ॉम्बी अजीब तरीके से गुर्राता है और धीरे धीरे मिंजुन की तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखते हुए मिंजुन के दिमाग में एक बात पूरी तरह साफ हो जाती है। वो सोचता है, अब ये इंसान नहीं रहे, ये लोग पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुके हैं। मिंजुन तुरंत पीछे हटता है और वापस अपने अपार्टमेंट के अंदर जाने लगता है। दरवाज़ा बंद करने से पहले वो उस ज़ॉम्बी की तरफ देखते हुए धीरे से कहता है, मुझे माफ़ कर देना भैया। फिर वो अंदर चला जाता है और दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक कर देता है। बाहर वही ज़ॉम्बी उसके दरवाजे के सामने खड़ा होकर लगातार गुर्रा रहा होता है। मिंजुन अंदर सब कुछ सुन रहा होता है और तभी वो मन ही मन कहता है, उस दिन के बाद से मुझे संक्रमित लोगों से डर लगना धीरे धीरे कम हो गया। अगले दिन की सुबह होती है। अब ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को फैलते हुए तीसरा दिन हो चुका होता है। मिंजुन अपने घर में बैठा खाना खा रहा होता है। उसके पास जो राशन बचा हुआ है वो उसे देखकर हिसाब लगाता रहता है। वो खाना खाते हुए सोचता है, जब तक गैस बंद नहीं होती मैं इस खाने को बना सकता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि गैस आखिर कब तक चलेगी। फिर वो सोचता है, क्या बेसमेंट में बैठकर हेल्प का इंतज़ार करना सही फैसला होगा, क्योंकि एक समय के बाद मेरा खाना तो ख़त्म हो ही जाएगा। मिंजुन पिछले दिन की घटना को याद करता है। जब से वो छत वाले भैया ज़ॉम्बी बनकर बाहर आए और मैंने उन्हें नीचे गिराया, उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि इस बिल्डिंग में अब कोई और ज़ॉम्बी बचा है। फिर उसके दिमाग में एक और विचार आता है, क्या मुझे दोबारा छत पर जाना चाहिए? वो सोचता है कि अगर उसे किसी तरह बाहर मौजूद लोगों तक अपनी मौजूदगी का संकेत पहुंचाना है तो छत सबसे अच्छी जगह हो सकती है। मुझे वहां आग जलानी होगी। अगर कोई दूर से देख पाए तो उसे पता चल जाएगा कि इस बिल्डिंग में अभी भी कोई जिंदा है। मिंजुन फैसला करता है, शायद मुझे कल बाहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन फिर उसे खुद पर हैरानी होती है। पता नहीं क्यों, लेकिन अब मुझे पहले जितना डर नहीं लग रहा। वो इसकी वजह समझने की कोशिश करता है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर चुका था। फिर वो सोचता है, या फिर शायद इसकी वजह वो सब है जो मैंने कल और उससे पहले देखा। मिंजुन खुद भी पक्का नहीं होता कि आखिर उसके अंदर इतना बदलाव क्यों आ गया है। लेकिन एक चीज उसे अब समझ आ चुकी होती है, जो लोग अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं वो मुझे पहले की तरह डरा नहीं सकते। तभी अचानक मिंजुन की नज़र अपने फ़ोन पर जाती है। फ़ोन पर कॉल आ रही होती है। मिंजुन हैरान रह जाता है क्योंकि इतने समय बाद पहली बार उसके फ़ोन पर कॉल आई होती है। वो जल्दी से फ़ोन उठाता है। हेलो मम्मी। दूसरी तरफ से उसकी माँ की आवाज़ आती है। मिंजुन, तुम कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही मिंजुन के चेहरे पर राहत दिखाई देती है। वो बताता है, मैं घर में हूँ, अभी अकेला छिपा हुआ हूँ, लेकिन आप कहाँ हैं? उसकी माँ बताती हैं कि जब वो 2 दिन पहले ज़ॉम्बीज़ से बचकर भाग रही थी तभी उनकी मुलाकात मिलिट्री के लोगों से हुई थी। फिलहाल वो शियोंग नाम के एक शेल्टर में सुरक्षित है। फिर उसकी माँ मिंजुन को समझाते हुए कहती है कि उसे उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम घर में हो तो वहीं रहना, किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। उसकी माँ आगे कहती है कि वो रेस्क्यू टीम से बात करेंगी और उन्हें शेल्टर में भेजकर मिंजुन को वहाँ से सुरक्षित निकालने की कोशिश करेंगी। लेकिन माँ अपनी बात पूरे कर पाती उससे पहले ही फ़ोन का सिग्नल दोबारा गायब होने लगता है। मिंजुन घबराकर कहता है, मॉम मॉम, लेकिन कॉल कट जाती है।
वो फोन को देखते हुए कहता है, अरे यार, ये फिर से चला गया। फिर भी उसके चेहरे पर राहत होती है। कम से कम अब उसे पता चल चुका था कि उसकी माँ सुरक्षित है। तभी उसके फोन पर अचानक बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं। मिनजुन देखता है कि ये मैसेज उसके दोस्तों सुनहो और ब्योंगजुन के हैं। वो सोचता है कि क्या ये दोनों भी सुरक्षित हैं। दोनों आपस में मैसेज पर बात कर रहे होते हैं और हालात इतने खराब होने के बावजूद उनकी बातें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी सामान्य दिन की तरह मजाक कर रहे हों। मिनजुन ये देखकर हैरान होकर सोचता है, सीरियसली, ऐसी हालत में भी ये दोनों एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं। फिर उसे याद आता है कि सुनहो और ब्योंगजुन एक दूसरे के काफी करीब रहते हैं। वो सोचता है कम से कम ये दोनों एक दूसरे की मदद तो कर सकते हैं, लेकिन अब तक इस पूरी स्थिति में सिर्फ उसकी माँ सुनहो और ब्योंगजुन ने ही उससे संपर्क किया था। इसके बाद मिनजुन के दिमाग में एक और नाम आता है, हानियाना। वो सोचता है जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ उनमें हानियाना का घर मेरे घर के सबसे करीब है। फिर उसे पिछले साल की एक घटना याद आती है। कहानी हमें कुछ समय पीछे ले जाती है। पिछले साल मिनजुन के कुछ बुलीज उसके घर पर आए हुए थे। सभी आराम से बैठे हुए थे, ड्रिंक कर रहे थे और सिगरेट पीते हुए बेवजह की बातें कर रहे थे। उनमें से एक लड़का कहता है, भाई मैं सीरियस हूँ, हानियाना ने तुम्हें इंस्टाग्राम पर देखा था और मुझसे कहा था कि वो तुमसे मिलना चाहती है। इतना कहकर वो हंसने लगता है। दूसरा लड़का हैरान होकर पूछता है, सच में? क्या उसे ये नहीं पता कि मेरी पहले से गर्लफ्रेंड है? तीसरा लड़का तुरंत कहता है, हाँ उसे पता है। फिर एक लड़का पूछता है, लेकिन तुम्हें सच में लगता है कि हानियाना यहाँ आएगी? दूसरा जवाब देता है, क्यों नहीं, वो वैसे भी काफी बिजी रहती है। तीसरा लड़का कहता है, अरे मैंने उसे साफ साफ बोल दिया है कि बिना किसी झिझक के आ जाए, वैसे भी उसे शायद ये नहीं पता कि ये मिनजुन का घर है। ये सुनकर दूसरा लड़का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर वो सच में यहाँ आ रही है, इसका मतलब साफ है कि वो हानियाना को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है। सब हंसने लगते हैं। एक और लड़का बोलता है, मैं भी इसी मौके की तलाश में था, उसका इंस्टाग्राम तो काफी अच्छा है। फिर मिनजुन का बुली अपने दोस्त से कहता है, हे चैंग, अगर वो सच में यहाँ आ रही है तो ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है, तैयार हो ना? उसका दूसरा दोस्त ये सुनकर कहता है, तुम सच में बहुत घटिया हो, वो मिडिल स्कूल से तुम्हारे साथ पढ़ती आ रही है और तुम उसके साथ ऐसा करने की सोच रहे हो। फिर वो पूछता है, लेकिन क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि हानियाना यहाँ आएगी? दूसरा लड़का कहता है, अगर मैंने सच में उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की और बात बिगड़ गई तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। उसका दोस्त हंसते हुए कहता है, किसे फर्क पड़ता है? तभी मिनजुन का बुली अपना फोन देखते हुए अचानक कहता है, हे हानियाना ने मुझे मैसेज किया है, वो सच में यहाँ आ रही है। ये सुनते ही बाकी लड़के हंसने लगते हैं। क्या वो सच में यहाँ आ रही है? मिनजुन भी ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी उसका एक दोस्त कहता है, मैं बाहर जाता हूँ और उसे अंदर लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद हानियाना वहाँ पहुँच जाती है। कमरे में बैठे सभी लोग आराम से हंसी मजाक कर रहे होते हैं। मिनजुन का बुली उसे अंदर बुलाते हुए कहता है, आओ अंदर आओ। फिर वो मजाक में कहता है, मिनजुन का घर कितना अच्छा है ना? और फिर हंसने लगता है। इसके बाद वो हानियाना को एक और लड़के से मिलवाते हुए कहता है, वैसे ये चांग मिन है, तुम दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम से जानते हो ना, चलो अब एक दूसरे को हाय बोलो। लेकिन तभी हानियाना अचानक कहती है, मैं जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं। क्या तुम अभी अभी आई हो, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? मिनजुन भी उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। हानियाना कमरे को देखते हुए कहती है, यहाँ सिगरेट की बहुत गंदी बदबू आ रही है, ऊपर से फर्श भी चिपचिपा है। फिर वो कहती है, ये घर बहुत खराब है और तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये मिनजुन का घर है? उसकी बात सुनकर मिनजुन को अंदर से बहुत बुरा लगता है। इसके बाद कहानी वापस वर्तमान में लौट आती है। मिनजुन उस समय बाथरूम में बैठा हुआ होता है और उसी के बारे में सोच रहा होता है। वो मन ही मन कहता है, क्या हानियाना सुरक्षित होगी? फिर उसे याद आता है कि उसके पिता एक हॉस्पिटल डायरेक्टर हैं। मिनजुन सोचता है, उसके डैड हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, शायद उनके पास इस वायरस को लेकर कोई ना कोई जानकारी या इसका इलाज ढूंढने का तरीका जरूर होगा। फिर वो खुद से सवाल करता है, लेकिन ऐसी हालत में मैं उसकी चिंता क्यों कर रहा हूँ? वो खुद को समझाता है, वो किसी अच्छी जगह पर रहती है, पक्का वो सुरक्षित होगी। तभी अचानक उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है, मिनजुन। मिनजुन आवाज सुनते ही चौंक जाता है। वो दरवाजे की तरफ देखने लगता है और सोचता है, अभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने बाहर से मेरा नाम पुकारा, क्या मैंने गलत सुना? तभी दोबारा आवाज आती है, मिनजुन क्या तुम अंदर हो?
क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो? जल्दी करो। इस बार मिंजुन पूरी तरह चौंक जाता है। वो आवाज पहचान चुका होता है। ये आवाज हानियाना की है। आवाज उसके कमरे की खिड़की के बाहर से आ रही होती है। मिंजुन ने अपनी खिड़की को पहले ही कार्डबोर्ड वगैरह से ढक रखा होता है, लेकिन जब वो ध्यान से सुनता है तो उसे यकीन हो जाता है कि बाहर सच में हानियाना ही है। वो खिड़की के बाहर से पुकार रही होती है, मिंजुन, तुम सच में अंदर हो ना? मुझे अभी अभी अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी थी। लेकिन तभी हालात अचानक बदल जाते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। हानियाना भी उन्हें देखकर डर जाती है। एक नहीं बल्कि कई ज़ॉम्बीज उसकी तरफ तेजी से आने लगते हैं। हानियाना घबराकर खिड़की पर जोर जोर से हाथ मारते हुए चिल्लाती है, मिंजुन, मिंजुन, जल्दी दरवाजा खोलो। वो रोते हुए कहती है, प्लीज, अगर तुम सच में अंदर हो तो मुझे जवाब दो। उसी वक्त मिंजुन अपने बिल्डिंग का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आता है। वो पूरी ताकत से चिल्लाता है, जल्दी आओ, अंदर आओ। हानियाना बिना समय गवाए अंदर भागती है। जैसे ही वो अंदर आती है, मिंजुन तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। बाहर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और जोर जोर से गुर्राने लगते हैं। हानियाना की हालत खराब हो चुकी होती है। वो डर के मारे बुरी तरह हाँप रही होती है। वो कमरे के अंदर जाकर एक जगह बैठ जाती है। मिंजुन उसकी तरफ देखकर पूछता है, हे, तुम ठीक हो? तुम यहाँ कैसे पहुंची? लेकिन हानियाना कुछ नहीं कहती। वो अचानक मिंजुन को पकड़ लेती है और उससे लिपट कर रोने लगती है। मिंजुन को अभी तक समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर हो क्या रहा है। वो परेशान होकर पूछता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? लेकिन हानियाना लगातार रोती रहती है और कोई जवाब नहीं देती। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 यहीं खत्म हो जाता है। अब आगे हानियाना यहाँ तक कैसे पहुंची, उसके साथ रास्ते में क्या हुआ और मिंजुन के सामने अब कौन सी नई मुसीबत आने वाली है, ये सब हमें अगले चैप्टर में देखने को मिलेगा। अगला चैप्टर इसी चैनल पर बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको दूसरी मजेदार मनहवा की एक्सप्लेनेशन भी इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।